नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की अपनी मुहिम में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। तो इसी कड़ी में आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं शाजापुर जिला अस्पताल के डॉक्टर सचिन नायक। इनसे आप फोन पर भी बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सचिन, आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड का जो ये माहौल है, कोविड-19 से जो लोग प्रभावित हैं, उनमें किस तरह के सिम्टम्स अभी आ रहे थे और अब चूंकि तीसरी लहर की यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, ऐसी आहट है, तो इसको लेकर क्या क्या सावधानियां बरती जाएं? हमारे सामने थी मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। जी। कल भी वही था, आज भी वही है और आगे आने वाले कुछ महीनों में हमें इनका सख्ती से पालन करना है। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और जो कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा एफर्ट्स अपने वैक्सीनेशन के लिए डाल रही है, तो जो भी लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें। स्वास्थ्य विभाग ने अपना काम किया, पुलिस कर्मियों ने अपना काम किया है, सफाई कर्मी ने अपना काम किया। अब उनकी बारी है और उन्हें इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसको हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं और जिस तरीके से आपके सामने अभी केसेस आ रहे होंगे, उनकी संख्या काफी हद तक कम हुई है, लेकिन एहतियातन क्या सलाह आप वहां पर दे रहे हैं अभी अपने जो मरीज आपके यहाँ पहुंचते हैं? एहतियातन तो जो हमारे हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आता है तो हम एंट्रेंस से ही उनको विदाउट मास्क किसी को भी एंट्री दे नहीं रहे हैं। काफी लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी करते हैं, पर हॉस्पिटल में किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं हम लोग कि वो लोग यहाँ ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करें या घूमे। तो सभी को समझना चाहिए कि इसके लिए कुछ फाउंडेशन नहीं होना चाहिए या फिर कुछ सख्ती करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। कि जो भी गाइडलाइंस आ रही है सभी के अपने परिवार, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दी जा रही है, तो सभी को इसको सख्ती से स्वयं ही पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी केसेस काफी कम हुए, मरीज काफी ठीक भी होकर वापस लौटे, लेकिन पोस्ट कोविड वाली जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं डॉक्टर साहब, वो अभी भी लोगों के बीच में देखी जा रही है। तो उसके लिए फिर क्या अभी एहतियात बरतें? जी। काफी लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम से ग्रसित हैं, जो थकावट और नाना प्रकार की कंप्लेन कर रहे हैं। जो मेजर एक इशू है इसमें जो ब्लैक फंगस वाला हमें देखने में आ रहा है, तो कई पेशेंट ऐसे हैं जो ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए हैं और प्राय अभी तक उनके जो सिम्टम्स है, अगर कुछ लोग अंडर ट्रीटमेंट है और कुछ लोगों की सर्जरी भी की जा चुकी है जिनकी कुछ आंखें या फिर कुछ पार्ट्स निकालने की जरूरत पड़ी है जी। तो देखने में काफी दुखदायी है और ऐसा आगे ना हो और ऐसा बच्चों में बिल्कुल भी ना देखें हम। तो इसके लिए हमें काफी ज्यादा जागरूक होकर सख्ती से इन सबका पालन करना चाहिए जी। सर, ब्लैक फंगस को लेकर क्या आपका रिएक्शन रहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं, अधिकतर अभी तक जितने भी पेशेंट आए हैं आप जानने वाले, वो कोविड होने के बाद ही ब्लैक फंगस आया। क्या ऐसे भी केस आपके सामने आए हैं कि जिसको कोविड नहीं हुआ हो, कोविड का कोई सिम्टम नहीं हो, लेकिन ब्लैक फंगस उसमें पाया गया हो? हाल फिलहाल प्रेजेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाजापुर में पोस्टेड हूँ और यहाँ पे कभी ऐसा देखने में आया नहीं ब्लैक फंगस के केसेस जी विदाउट कोविड। मोस्टली जो भी केसेस है यहाँ पर आए हैं उनको हमने यहाँ से इंदौर के लिए ही रिफर किया है और मोस्टली आफ्टर कोविड ही ये सिम्टम्स या फिर ब्लैक फंगस पेशेंट में डेवलप हुआ है। और यहाँ से मतलब शाजापुर से 10 या 12 पेशेंट अभी अंडर ट्रीटमेंट है एमवाई इंदौर में। तो विदाउट कोविड अभी तक ऐसा पेशेंट हमारे नॉलेज में नहीं आया जी। जी सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात होने लगी कि डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है। इसके सिम्टम्स क्या कुछ अलग हो सकते हैं या फिर जो कोविड के सिम्टम्स हैं उसी तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे इसको लेकर? क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक वाली स्थिति है जी। कोविड का एक तो अपने आप में अभी तक देखा जाएगा कि ऐसा कोई सा भी सिम्टम्स नहीं है जो कोविड ने नहीं कवर किया है जी। हर तरह के सिम्टम्स के साथ में कोविड के पेशेंट ने यहाँ पर दस्तक दी थी और कहीं ना कहीं पहचानना काफी मुश्किल हो रहा था कि कौन सा सिम्टम्स कोविड का है। बिल्कुल सर। साथ में अब वायरस अपने आप में म्यूटेट होता जा रहा है और जो नया वायरस हमारे सामने है जी, तो
मोस्ट प्रोबेबली जो पुराने सिम्टम्स है वो तो काफी हद तक कवर करेगा। बाकी देखना है अब ये है कि नए सिम्टम्स में क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। बिल्कुल सर, एक बार और आपसे समझना चाहेंगे कि वो पुराने सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जो नजर आए अभी लोगों के बीच में, तो वो जाकर टेस्ट करवाएं, क्योंकि केसेस कम जरूर हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से भी खत्म नहीं हुए हैं। सिम्टम्स सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जो मोस्टली अभी देखने में आया है कि जो सर्दी वाले सिम्टम्स तो काफी कम आ रहे हैं। और इस बार जो सेकंड वेव थी इसमें डायरेक्टली मोस्टली लोग जो आए थे वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी की कंडीशन कंप्लेंट लेकर डायरेक्टली हॉस्पिटल में ही सामने आ रहे थे। उसके पहले तक वो कुछ एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले का माइल्ड सा फीवर उन्हें रहा होगा, उसके बाद उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं रहा और सडनली ब्रीथिंग डिफिकल्टी ही उनका एक सिम्टम्स था जिसके कारण उनको हॉस्पिटल आना पड़ा जी। तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा सिम्टम्स वो कोविड से रिलेट करें। तो आम नागरिकों से मेरा यही कहना है कि अगर थोड़ा भी बुखार या थोड़ी कमजोरी लगे शरीर में तो प्लीज जल्दी करें और जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में जाकर अपनी जांच करवाएं। बिल्कुल सर, इस वक्त अब चूंकि कम हुए केसेस इसलिए सेल्फ क्वारंटीन लोग हो रहे हैं और घर पर ही वो खुद का इलाज कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी सलाह क्या होगी एज ए डॉक्टर कि खुद से इलाज करना क्या अभी भी ठीक रहेगा या फिर ये खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपको होम क्वारंटाइन भी होना है तो आपको एक सूचना अपने स्वास्थ्य विभाग में जरूर देना है और कोशिश करना है कि एक कंसल्टेशन जरूर हो, एक हेल्थ एक्सपर्ट की राय आपके साथ हो, उसके बाद ही आप कोशिश करें कि आप होम क्वारंटाइन में जाएं। जी। और होम क्वारंटाइन में भी जो भी पेशेंट आफ्टर रिपोर्टिंग जा रहे हैं तो उनकी बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप गवर्नमेंट ले रही है। पर डे उनका फोन लगा के या फिर जो भी उनकी तकलीफ है उनकी पूरी डिटेल्स नोट होती है, केस शीट बनाई जा रही है। तो ऐसा खुद की इच्छा से बिल्कुल भी ना करें कि खुद ही सेल्फ होम क्वारंटाइन हो जाए, क्योंकि ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस है कि सिम्टम्स बिगड़े हो, कोई उन्हें कांटेक्ट ना कर पाए और उनके जो कंडीशन है वो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ना पाए। जी बिल्कुल। सर, अगर सिम्टम्स की अगर बात करें तो सर्दी जुकाम जो सिम्टम्स पहले थे वही सिम्टम्स अभी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक कहा जाता था कि आप काढ़ा पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, आप भाप लेते रहिए। क्या इसकी अभी भी ज़रूरत है कि हम गर्म पानी लगातार पीते रहें? इसके अलावा क्या स्टीम लेते रहें? कि बिल्कुल मैं ऐसा सजेशन नहीं करूंगा कि नॉर्मल पर्सन भी हर कभी स्टीम इनहेलेशन शुरू कर दे, क्योंकि प्राय देखने में आया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस न्यूज से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन लोगों ने ये सोचा कि जो स्टीम है उससे ही वो वायरस को किल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी ज्यादा गर्म जो स्टीम है उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे काफी देखने में आया है कि जो भी इपिथेलियम है नाजल इपिथेलियम है उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने में आया है। उसके बाद कोविड ना होकर उनके दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखे गए हैं जी। तो सबसे मैं कहना चाहूंगा कि स्टीम इनहेलेशन और काढ़ा एक रेगुलर और एक प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही शुरू करें। अगर कोई सिम्टम्स ना हो, आप नॉर्मल है, आइसोलेट है, किसी कांटेक्ट में नहीं आए तो बेटर है आप घर पे रहें और खुद को कोविड ना समझ के और ये नॉर्मल रूटीनली स्टीम इनहेलेशन और काढ़ा लेना अवॉइड करें। बिल्कुल सर, अभी ठंडी चीज़ों से, ठंडी कोल्ड ड्रिंक से, इन सब चीज़ों से कितना अभी बचा जाए, कितनी ज़रूरत है? आइसक्रीम वगैरह भी लोग अब खाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन हट रहा है और आइसक्रीम की दुकानें दिखने लगी हैं रोड पर। जो ठंडी चीजें गर्मियों में लोग लेते हैं ये अपने आप में काफी अट्रैक्टिव रहता है और मोस्टली लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इसको लेने में दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब कुछ भी ठंडा लेने के बाद पेशेंट को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे सिम्टम्स लगते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल अपने आप में उठने लगते हैं और पेशेंट अपने आप को कोविड से रिलेट करने लगता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आती हैं कि पेशेंट इधर उधर भटकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो सिम्टम्स है मोस्टली बिकॉज ऑफ जो उसने कोल्ड ड्रिंक लिया है, आइसक्रीम खाई है, उस कारण से हैं। तो अभी जो सिनेरियो हमारे सामने, हम कोशिश करें कि ये चीजें अवॉइड करें जिससे कि अनचाहा कंफ्यूजन हमारे या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी हमारा है उसके बीच में उत्पन्न ना हो। बिल्कुल। और कोशिश करें कि नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। बिल्कुल सर, इन दिनों इम्यून सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा लोग सजग हुए हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत से सिरप हैं मार्केट में, बहुत से मेडिसिन हैं। तो कुछ आप सलाह देना चाहेंगे या फिर
आम एक्सरसाइज से या फिर योगा करके ही इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रांग किया जाए? हाँ हाँ, पोस्ट कोविड देखने में आया है कि काफी ज्यादा ब्रांच हमारे सामने आए हैं इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। पर आम जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और जी। मैं देखता हूँ कि प्राय लोगों की इम्यूनिटी काफी अच्छी है गाँव में। जी। तो जो अट्रैक्टिव ब्रांड्स या फिर जो अनचाही चीजें हैं उनको छोड़कर आप कोशिश करें कि नेचुरल फ्रेश वेजिटेबल्स लें। और इम्यूनिटी का मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो आपकी स्माइल है और खुशी है। आपका मन अगर खुश रहेगा तो आप जो भी खाएंगे, जी। जैसे भी खाएंगे, पूरा आपके शरीर को लगेगा और उस हंसी खुशी के साथ आपकी इम्यूनिटी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो अनचाहे टेंशन के साथ अनवांटेड खर्चे ना बढ़ाएं, जी। क्योंकि इन खर्चों के साथ कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन आपके शरीर में आएगा, आपके दिमाग में आएगा जी। और सारी चीज खाते हुए भी वो शरीर को नहीं लगेगी। तो कोशिश करें नॉर्मल और अच्छा खाना लें और जी। खुश रहें। बिल्कुल, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा पहुंच सकता है, तो उनके इम्यून सिस्टम के लिए हम क्या करें? क्योंकि बच्चे हर चीज़ खाने को तैयार नहीं होते, तुरंत उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। बच्चों का प्राय देखने में आया कि कोई भी चीज अट्रैक्टिव लगेगी या फिर उसको हम ढंग से प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली उसको खाएंगे। हाँ। मोस्टली ये देखने में आया है कि जो चीजें घर की होती हैं उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ठीक नहीं रहता बच्चों के सामने। कोशिश करें कि जो भी चीज घर में बनाए उसको थोड़ा सा अच्छा सा बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, जिससे कि वो एक अट्रैक्शन के साथ उसे खाएं। प्राय देखने में आया कि बहुत सारी जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है, टेस्ट वाइज बहुत ही गुणवत्ता ठीक नहीं रहती उसकी, लेकिन फिर भी जो पैकेजिंग है और उस चीज के कारण बच्चे उसके प्रति काफी अट्रैक्ट रहते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं हमारे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कोशिश करें जो घर में चीज बने उसको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करने की कोशिश करें और बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, तो डेफिनेटली बच्चे उसे बड़े चाव से और अच्छे तरीके से खाएंगे। बिल्कुल, बच्चे अच्छे तरीके से खाएंगे। आप एक चीज़ और आपसे समझना, आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इम्यून सिस्टम लोगों का स्ट्रांग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ही वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति उहापोह वाली रहती है, संशय वाली स्थिति रहती है। उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? किस तरीके से वो वैक्सीनेशन करवाएं और कैसे उनको समझाया जाए कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आए? वैसे न्यूज में मैंने भी देखा है, लेकिन काफी जो ज्यादा लोग जो मेरे कांटेक्ट में हैं और जो भी गाँव में मैं जाता हूँ, काफी ज्यादा लोग जागरूक हैं और वैक्सीनेशन लगाने के प्रति तैयार हैं और सजग हैं जी। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जिनके कारण से हमारे गांव की रेपुटेशन ऐसी प्रोजेक्ट हो रही है कि हम लोग टीका नहीं लगवा रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर गांवों में टीकाकरण का जो कवरेज है अच्छा चल रहा है। किसी गांव में कोई अपवाद है जहाँ पे टीकाकरण थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश अपने आप में अभी नंबर 1 पे टीकाकरण में चल रहा है और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो मध्य प्रदेश की है ग्रामीण है। तो एक ये बात ही मैं बिल्कुल तोड़ना चाहूंगा कि हमारा ग्रामीण टीकाकरण के प्रति नकारात्मक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मेरे गांव के लोग और सभी लोग टीकाकरण के प्रति बहुत सजग हैं और सभी अपना अपना टीका टाइम पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं उन्हें फेस होती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने वो दिक्कत भी खत्म कर दी है और अब विदाउट रजिस्ट्रेशन भी टीके लग रहे हैं। बिल्कुल, विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी टीके लग रहे हैं यहाँ पर। देखिए, गवर्नमेंट ने भी अपनी ओर से बहुत कोशिश की है और ऐसे में डॉक्टर सचिन, यहाँ पर लोगों को भी अपनी ओर से बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस माहौल में अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है तो मुश्किलें जाहिर तौर पर अपनी भी वो बढ़ाएंगे लोग और दूसरों की भी बढ़ाएंगे, जो उनके आसपास रहते हैं, जो नज़दीक रहते हैं उनके। जो भी लोग टीकाकरण से भाग रहे हैं या फिर इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वो खुद के ही नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों के और इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। कहीं ना कहीं वो इस वायरस की चेन को बढ़ाने में अपने ये योगदान देंगे जी। जहाँ पे वायरस ग्रो नहीं करना चाहिए वैक्सीनेशन के बाद में। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो डेफिनेटली वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं आप उस वायरस को आपसे किसी और तक पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें और गवर्नमेंट के अपने जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी बातों को समझें। कुछ कारण है जो बार बार वो आपसे एक ही अपील कर रहे हैं, तो इसे सीरियसली लें और अपनी जान की ना सही लेकिन अपने घर में जो बड़े और बच्चे हैं उनकी जान की परवाह है करें और इसीलिए टीका जरूर लगवाएं। बिल्कुल, टीका जरूर लगवाएं। आप एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत से इस बार ऐसे केसेस आए
कि पेशेंट बहुत हद तक ठीक हो गए और लग रहा था कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है, अचानक हार्ट फेल की शिकायत आती है या फिर कोई और दिक्कत होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है और उनके बाद उनकी जान चली जाती है। इसकी असल वजह क्या रही सर? आवाज आपकी सुन नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर सचिन, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हेलो। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज किसी तकनीकी खामी की वजह से यहां पर कट गई। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना के लक्षण अगर मिलते हैं तो आप टेस्ट करवाइए, अभी भी जरूरी है, क्योंकि केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार आप ना कीजिए, यहां पर डॉक्टरी सलाह जरूरी है। आप खुद से यहां पर दवाइयां न लें, मेडिकेशन खुद से न करें। तो संदिग्ध खुद को क्वारंटीन कर लें ताकि वो भी सुरक्षित रहें, उनके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। तो परिवार को सुरक्षित रखना भी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद को भी आप सुरक्षित रखिए, ये भी जरूरी है, लेकिन परिवार भी साथ ही साथ आपके सुरक्षित रहे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नेगेटिव होने के बाद बहुत सी दिक्कतें आती हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सूंघने की शक्ति और क्षमता कम हो सकती है, थकावट और कमजोरी बनी रह सकती है। हो सकता है कि 15 से 20 दिन या हो सकता है कि महीने भर भी यह थकावट वाली स्थिति बनी रहे। तो शरीर में दर्द की भी शिकायत रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सिरदर्द रहने की संभावना भी काफी रहती है। तो कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि लगातार इससे जूझते रहना है, लड़ते रहना है। डॉक्टर सचिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि चूंकि बहुत से ऐसे केसेस आए इस बार कि पेशेंट एकदम ठीक हो गया था, लेकिन आखिरी समय में मामला बिगड़ गया और कोई ना कोई वजह ऐसी रही कि पेशेंट की जान चली गई। उसकी क्या वजह रही सर? क्यों ऐसे केसेस इस बार सामने आए ज्यादा? हेलो डॉक्टर सचिन, आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी, मैं सर ये समझना चाह रहा हूं कि इस बार बहुत से ऐसे केसेस हुए जिसमें पेशेंट एकदम ठीक हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त में मामला बिगड़ गया और उनकी जान चली गई। तो इसकी वजह क्या रही इस बार? क्या समझ में आया इस बार विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को? जी, इस बार अधिकतर जो इस बार काफी ज्यादा केसेस जो हमने देखने में आए, जो हेप्पी हाइपोक्सिया के केसेस थे। पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंचा तो सही, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। फिर भी किसी तरह उसको हैंडल करने की कोशिश करी, लेकिन जो हेप्पी हाइपोक्सिया में पेशेंट को पता नहीं चला कि वो किस तरह न्यूमोनिया उसके लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि ना पेशेंट समझ पाया, ना वो हेल्थ केयर को अपनी रिपोर्ट कर पाया, और कहीं ना कहीं लेट होते हुए हमारी जो मेडिसिन है फिर उस पर काम नहीं कर पाई। जी सर, आप हेप्पी हाइपोक्सिया अपने आप में काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण सिचुएशन रही हम लोगों के सामने। बिल्कुल सर, ऐसे भी केसेस क्या आपके पास आए? क्योंकि मैं ये अनुभव के आधार पे आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन की समस्या बहुत ज़्यादा आपके सामने आई, इसके लिए बहुत लोगों से बातचीत करनी पड़ी, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा इसकी खपत बढ़ी थी तो इसके लिए भी आपको डिमांड करनी पड़ी गवर्नमेंट से? इस तरह के क्या मामले आए आपके सामने? ऑक्सीजन का तो एकदम जो सडनली हम लोगों के सामने रश देखने को आया था कि कहीं भी व्यवस्था, मतलब कि इतना ज्यादा लोड बढ़ गया था कि कोई सी व्यवस्था करने के बाद सब कुछ कम सा लग रहा था जी। और पेशेंट को काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि किस पेशेंट को ऑक्सीजन देना और किसको नहीं देना है। बाकी गवर्नमेंट की काफी ज्यादा अच्छी पहल रही और जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था हो पाई। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका भी काफी ज्यादा सराहनीय काम रहा इसमें, जो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी जल्दी, काफी सतर्कता के साथ हर चीज की व्यवस्था करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कमी हमें देखने को मिली। और एक जो फेक सी बोल सकता हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में, कि जो लोगों की अनचाही डिमांड रेमडेसिविर के लिए रही, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खटक रही थी। क्योंकि कई सारे पेशेंट ऐसे थे जिनमें रेमडेसिविर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके जो साथ वाले हैं उस इंजेक्शन की खोज में दर भटकते भटकते वो लोग भी पॉजिटिव हुए और वो लोग भी कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में रिपोर्ट हुए। तो वो मैं अपने आप में काफी दर्दनाक समझता हूँ कि एक पेशेंट को बचाने के लिए 4 लोग और सिम्टोमेटिक हुए और कोविड पॉजिटिव हुए। तो कहीं ना कहीं ये एक अंधी दौड़ लगी थी जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता मेरी हिसाब से नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं काफी दुखदायी रहा कि लोग रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे।
इनकेस जरूरत होती तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता, लेकिन लोगों ने खुद से ही वो प्रिस्क्राइब या फिर खुद से ही समझ लिया कि मेरे पेशेंट को रेमडेसिविर की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे और कहीं ना कहीं कोविड का शिकार हो गए। बिल्कुल सर। डॉक्टर सचिन, ये पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, और अगर कमजोरी रहती है, थकान रहती है या फिर कोई और भी कॉम्प्लिकेशन रहती है तो उसके स्ट्रेस से कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए क्या विकल्प तलाश सकते हैं हम? पोस्ट कोविड मोस्टली देखने में आया है कि जो भी सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है तो उसके लिए सीधा सा हिसाब है कि आप अपनी जो भी नॉर्मल लाइफ स्टाइल है इसमें थोड़े बहुत योगा को ऐड करें, हेवी एक्सरसाइज करें, माइल्ड सी एक्सरसाइज के साथ जो भी आपका शरीर का ऑक्सीजनेशन है काफी हद तक बढ़ेगा। लेकिन जो पोस्ट कोविड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन देखने में आया है कि जो भी हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल से जो इंसुलिन बनाती है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जा रही है तो कहीं ना कहीं एक डायबिटीज लाइफ लॉन्ग पेशेंट को देने में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रही है जी। तो ऐसी कंडीशन में ये हमें बिल्कुल भी इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन देकर अपने डॉक्टर से मिलकर इसका इवेल्युएशन करवाना चाहिए कि हमारे शरीर में बीटा सेल का अभी प्रेजेंटली क्या स्टेटस है और किस हद तक हमारा शरीर इंसुलिन बना पा रहा है और किस हद तक हमें जो कोविड द्वारा दी गई डायबिटीज उससे बचा पा रहा है। तो इसके लिए एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पेशेंट अपनी जो शुगर बढ़ी हुई है उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें जी। और जल्द से जल्द अपनी सारी जांचें करवाएं और जो थकावट और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ बिल्कुल सबसाइड हो जाएंगे। पेशेंट बस खुश रहे, अच्छी एक्सरसाइज करे और अपना खाना टाइम पर लेता रहे तो डेफिनेटली ये जो पोस्ट कोविड माइल्ड सिम्टम्स हैं वो डेफिनेटली रिकवर होंगे। बिल्कुल। तो अब ये मानकर चल सकते हैं कि पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं जो कोविड के समय रहते हैं, यानी कि आप स्ट्रेस फ्री रहकर और अपना ख्याल रखकर आप इससे बच सकते हैं। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि चूंकि मामले अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों का वैक्सीनेशन अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है फिलहाल, जिनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कोई भी कारण हो सकता है उसका, वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें? क्या कोविड नियमों का उसी तरीके से पालन करते रहें? जी, हाल फिलहाल जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं और जो लोग वैक्सीन नहीं ले पाए जी, तो जो भी गाइडलाइन है उनका तो सभी को पालन सख्ती से करना है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल भी ये नहीं माना जा सकता कि कोविड खत्म हो चुका है जी। आप याद करिए वो दिन जब हमारे देश में दिल्ली में ही केस डिटेक्ट हुआ था, पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था। तो एक केस इतना घातक हो सकता है और हाल फिलहाल हमारे देश में काफी ज्यादा केस अभी भी नोटिफाई हो रहे हैं। तो पहले के कंपैरिजन में कम ऐसे ये समझ के बिल्कुल भी इसे हल्के में ना ले जी। और जितना हो सके हर कहीं अपनी ये जो गाइडलाइन है इनका पालन करें, तभी कहीं ना कहीं हम अपने आप को इससे सुरक्षित कर पाएंगे और ये जो चेन है कोविड की इसको हम कहीं ना कहीं ब्रेक कर पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपने अनुभव को साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक जो कुछ सवाल थे उनके जहन में, उन सवालों का जवाब आज मिल गया है। गुजारिश हमारी भी है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी गुजारिश है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि एकमात्र उपाय यही है, संजीवनी यही है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।